Hello everyone, so in this lecture we'll learn about the electric flux and what is the formula for the electric flux, उसकी derivation क्या है and what are the properties related with electric flux. ये सभी चीज़ें इस lecture में हम cover करेंगे. So now first of all it is denoted by, ये इसके लिए sign क्या होता है, it is denoted by a sign called phi. इसे phi कहते हैं, electric flux phi से denote होता है. Now comes the definition. It is defined, the electric flux is defined as the total number of electric field lines passing normally through an area. किसी भी एरिया से, लेट अस सपोज कोई हमारे पास कोई एरिया है, सपोज दिस इज आवर एरिया, उसमें से कितनी आपकी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही है, ओके उसमें से कितनी नंबर ऑफ लाइंस आपकी पास कर रही है वो बताता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके सो नाउ वी कैन से दैट. और वो कैसे जाननी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाननी चाहिए, नॉर्मली परपेंडिकुलर टू द एरिया जाननी चाहिए कि कितनी आपकी नॉर्मली पास हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू दैट पर्टिकुलर एरिया, वो उसका फ्लक्स बताएगी. राइट, सो नोट डाउन दैट जैसे यहाँ पर भी जा रही है, कैसे जा रही है, ये अगर एरिया है आपका तो इससे कैसे जा रही है, नॉर्मली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, तो ये फ्लक्स बताता है. नाउ नोट डाउन दैट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज़्यादा होगी तो फ्लक्स भी ज़्यादा ही होगा. दैट मीन्स अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इसकी मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है तो आपका फाई भी ज़्यादा होगा. नंबर 1 पॉइंट ये बताता है. राइट, सो वी कैन से दैट दिस इज़ द नंबर 1 पॉइंट अबाउट, दिस इज़ द बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट वी कैन से दैट फाई, that means the electric flux is directly proportional to the electric field, magnitude of the electric field, and also जो आपका electric flux होता है वो electric फील्ड की डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है. राइट, सो वी कैन से दैट स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा आपका फ्लक्स होगा. मोर इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो दिस इज पॉइंट नंबर 1 अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ऑलराइट, नाउ कम्स द सेकेंड पॉइंट अबाउट द फ्लक्स is that flux is directly proportional to area. That means flux is directly proportional to the area. जहाँ से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, दैट मीन्स अगर मान लीजिए अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है तो उसमें उसका जो फ्लक्स होगा, इस केस में जो फ्लक्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पर. जितना ज़्यादा बड़ा एरिया आप लोगे उतना ज़्यादा फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी. ऐसा क्यों, क्योंकि आपका नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस उससे ज़्यादा पास करेगी. तो दैट मीन्स जितना ज़्यादा बड़ा एरिया उतना ज़्यादा फ्लक्स. रीज़न क्या है, क्योंकि मोर नंबर ऑफ जो लाइंस होगी, मोर नंबर ऑफ जो फील्ड लाइंस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो पास कर रही होगी. सो दैट्स वाई आपका फ्लक्स भी ज़्यादा हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, suppose we have two areas, area number 1 and area number 2. So now flux in area 2 will be more than in area 1 as more number of lines pass through the bigger area. जैसे यहाँ पर अभी इनिशियली कितना दिखाया है कि आपकी फील्ड लाइंस यहाँ से पास कर रही है, अभी तो इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दोनों से पास कर रही है, 1 2 3 4. फॉर एग्जांपल हमने 4 लाइंस बनाई, फील्ड लाइंस बनाई, वो एरिया 1 से भी जा रही है, एरिया 2 से भी जा रही है. बट अगर हम और फील्ड लाइंस को देखें, ओके और फील्ड लाइंस को देखें, वो क्या करेगी, वो आपके एरिया नंबर 1 से पास नहीं कर रही है, वो किससे पास कर रही है, एरिया नंबर 2 से पास कर रही है. दैट मीन्स एरिया नंबर 1 के पास लिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही है. दैट्स वाई इसका फ्लक्स क्या होगा, कंपैरेटिवली स्मॉलर होगा. एंड जो एरिया 2 है विच इज़ बिगर इन साइज, उससे मोर नंबर ऑफ लाइंस आपके पास करेगी. दैट्स वाई आपका जो फ्लक्स होगा विल बी कंपैरेटिवली मोर देन द प्रीवियस वन. राइट, सो हम कह सकते हैं दैट मीन्स एरिया जो 2 है वो ग्रेटर है एरिया 1 का. सो दैट्स वाई फ्लक्स 2 भी ज़्यादा होगा देन द फ्लक्स 1. सो आपको बताने की कोशिश करी है कि जो आपका फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया पे. तो यहाँ पर आपके 2 सिनेरियोज आ चुके हैं. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड का है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया का. नाउ वी हैव थर्ड पॉइंट. हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या है, अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉस ऑफ थीटा एंगल के. राइट, अब हमें देखना है कि ये थीटा एंगल क्या है. देखो थीटा एंगल एक्चुअल में क्या है, अगर हम लिखना चाहें थीटा एंगल एक्चुअल में क्या है, एंगल बिटवीन, हम लिख सकते हैं इट इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड
एरिया वेक्टर, ओके, एरिया का जो यूनिट वेक्टर है, एरिया वेक्टर या कह सकते हैं यूनिट वेक्टर, राइट, यूनिट एरिया वेक्टर, यूनिट एरिया वेक्टर, यानी कि एरिया जो वेक्टर है उसका भी यूनिट वेक्टर हमने लेना है। दैट मीन्स किसके बीच में है, हम कह सकते हैं बिटवीन, थीटा एंगल किसके बीच में है, बिटवीन ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड जो आपका एरिया का एन वेक्टर होगा। ओके, हम अभी डिस्कस करते हैं एरिया का एन वेक्टर जो अभी होगा। देखो कोई भी अगर आपका एरिया है, सपोज दिस इज योर एरिया, उसका यूनिट वेक्टर यानी कि उस एरिया के लिए डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, हमेशा डायरेक्शन आपके यूनिट वेक्टर प्रोवाइड करते हैं। तो इस एरिया के लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, तो इसके परपेंडिकुलर एक आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो यही नॉर्मल आपका क्या हो जाएगा, एरिया का यूनिट वेक्टर, जो कि डायरेक्शन देगा, जो कि क्या देगा, डायरेक्शन देगा किसकी, ऑफ एरिया। एरिया इतना बड़ा है, उसकी डायरेक्शन कैसे हो सकती है, ओके, तो उसकी डायरेक्शन के लिए जो ये यूनिट वेक्टर है, एरिया का यूनिट वेक्टर, वो लिया जाएगा, जिसे एन कैप से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, समटाइम्स ऐसे ए कैप से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो ये आपका जो एंगल है, जो बात हो रही है, जो थीटा है, वो एंगल किसके बीच में है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है उसके बीच में है, और जहाँ पर एन कैप होगा यानी कि एरिया का यूनिट वेक्टर होगा, उसके बीच में ये थीटा एंगल होगा, और फ्लक्स जो होता है वो कॉस ऑफ दैट एंगल, दैट मीन्स कॉस ऑफ थीटा होता है। अंडरस्टूड, ये था हमारा थर्ड पॉइंट। ओके, सो यहाँ पर एरिया वेक्टर की भी बात देख लो। अगर एरिया वेक्टर को मान लीजिए जैसे एन वेक्टर से हमने रिप्रेजेंट करा है, तो यहाँ पर डी ए, सपोज डी ए इज द स्मॉल एरिया, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें पता है एन वेक्टर, अगर मैं एरिया का वेक्टर ले रही हूँ या फिर अगर इसे ए कैप भी अगर हम कहें यूनिट वेक्टर, वो क्या होता है, हमेशा यूनिट वेक्टर का अगर आपको याद हो वो कैसे फॉर्मूला खुलता है, उसी का वेक्टर फॉर्म लेना होता है हमें। सपोज अगर ये स्मॉल का केस है, हमने स्मॉल एरिया लिया है, तो हम स्मॉल एरिया का वेक्टर लेंगे और उसी का मैग्नीट्यूड लेंगे, राइट, उसी का मैग्नीट्यूड लेंगे, राइट। इसी तरह से, और अगर हमारे पास एरिया है तो हम इस तरह से करेंगे। अगर हमारे पास कोई सरफेस है, सरफेस की फॉर्म में कैसा होगा ये यूनिट वेक्टर, जो परपेंडिकुलर होगा, इट इज़ इक्वल टू स्मॉल, जो सरफेस लिया है वो वेक्टर फॉर्म में लो, डिवाइडेड बाय उसी का मैग्नीट्यूड ले लो, राइट। तो ये इसकी फॉर्म्स है। सो ये आपको पता होना चाहिए एन कैप कैसे खुलता है, और एन कैप आपका क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका ये एरिया है, राइट, यहाँ से फील्ड लाइंस आपकी यहाँ पर जा रही है, राइट, ये सारी फील्ड लाइंस आपकी जा रही है। दिस इज हैविंग स्मॉल सरफेस, तो इसका स्मॉल सरफेस को डी एस रिप्रेजेंट कर लिया। नाउ जो ये आपका सरफेस है, इसकी डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, इसकी डायरेक्शन एन कैप प्रोवाइड करेगा। वो कैसा होगा, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि उसकी सरफेस आपका ऐसा है, उसके परपेंडिकुलर बाहर को होगा, दैट मीन्स एन कैप आपका यहाँ पर हो जाएगा, राइट। इसी तरह से इनकी, दैट मीन्स आपको समझ आ गया होगा कि ये थीटा क्या है, ये अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है कि ये एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड आपके यूनिट वेक्टर, यूनिट एरिया वेक्टर के बीच का, राइट। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। और पहले भी हमने क्या कर रखा था, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट जो आपका फ्लक्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के। एंड ऑल्सो सेकेंड में हमने करा था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एंड थर्ड वन में हमने ये कर लिया, सभी को हम कंबाइन करेंगे। एंड नाउ कम्स द फॉर्मूला कितना आया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉस डॉट आपका प्रोडक्ट होगा ये, तब ई डॉट ए, ओके। और इस तरह से या फिर इस तरह से डॉट को अगर खोलना है तो क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा लिख सकते हो, राइट। नाउ फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम डॉट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ई डॉट ए, क्योंकि डॉट फॉर्म में करोगे तो आपका कैसे खुलता है, कॉस में, कॉस थीटा में खुलता है। नाउ दिस इज द फाइनल फॉर्मूला वी हैव फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, और दैट मीन्स आपका थीटा मीन्स एन कैप एरिया वेक्टर, ओके, एरिया यूनिट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है उस पर भी आपका फ्लक्स डिपेंड करता है। एंड ऑल्सो यू शुड नोट दैट, यहाँ पे आपको नोट करना चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसा होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ओके, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तभी आपका यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आए, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ ये आपका हो गया यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं
सम केसेस के ए एंड बी हमने केस बनाए हैं, ए वाला केस हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। सो मान लीजिए हमारा ऐसा सिनेरियो है इन सच अ वे, यहाँ पर हमने बनाया एक एरिया बना दिया, एक हमने सरफेस ले लिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके ऐसे परपेंडिकुलर जा रही है। सपोज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर जा रही है सरफेस के, ओके ये सरफेस कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ परपेंडिकुलर रखा है ना आपने, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इसका जो एन कैप होगा, इसका सरफेस का यूनिट वेक्टर होगा, वो ऐसे निकलेगा बाहर। तो यहाँ पर देखो कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एन कैप क्या है, यहाँ पर आपका एन कैप है इस तरह से। ओके, अगर मैं इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाऊँ, दिस इज़ द एन कैप एंड दिस इज़ द एन कैप, दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोथ इसमें केस में क्या हो रहा है कि आपका जो एन कैप है वो भी सेम डायरेक्शन में है एंड आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो भी सेम डायरेक्शन में है। सो थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन दीज टू। तो यहाँ पर अगर ये दोनों पैरेलल है तो एंगल कितना होगा उनके बीच में, 0 डिग्री होगा। Now putting this value in the equation, we know that flux इस पर्टिकुलर फर्स्ट वाले केस में फ्लक्स कितना आने वाला है हमारा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ई डॉट आपका कॉस थीटा होता है, तो उससे खोल देंगे ई ए एंड कॉस थीटा मतलब 0, कॉस 0 डिग्री, राइट। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, दैट मीन्स फाई कितना आया आपके पास, फाई आया आपके पास ई ए। ओके, फाई ई ए आया, दैट मीन्स दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स। ये क्या है आपका, यहाँ पर जो फ्लक्स है दैट इज मैक्सिमम। दैट मीन्स वी कैन से दैट अगर हमें मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए तो हमें जो सरफेस है और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनकी अलाइनमेंट कैसी करनी होगी, उनको परपेंडिकुलर रखना होगा। क्योंकि जब परपेंडिकुलर आएगी, वो ध्यान से सुनो कि अगर जब आपका सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में परपेंडिकुलर रखी है तभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसका एन कैप है उसके बीच का एंगल 0 आता है। 0 पुट करेगी तो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो दैट्स वाई फ्लक्स आपका मैक्सिमम आता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कब होता है, आपने कहना है कि जब एंगल दोनों के बीच में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, दैट मीन्स जब सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलर रखा गया हो। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव द बी पार्ट। उसमें हमने क्या करना है, देखो यहाँ पर बी पार्ट है, उसमें हमने एक सरफेस ले लिया। नाउ सरफेस में क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को उसके पैरेलल पास करना है। यानी कि ये कैसे केस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपके सरफेस के पैरेलल जा रही है। पैरेलल जाएगी तो क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज द एरिया, दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दैट सरफेस। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, यूनिट वेक्टर हमेशा आउटवर्ड परपेंडिकुलर निकलता है। ओके, सरफेस के आउटवर्ड परपेंडिकुलर निकलता है। दिस इज द एन कैप। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो दोनों के बीच में क्या है एंगल, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। दैट मीन्स द थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यहाँ पर पुट कर दो जस्ट वैल्यू, जस्ट कुछ नहीं है। सो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू, वी नो दैट ई ए कॉस थीटा होता है, ई ए कॉस थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। नाउ कॉस 90 कितना होगा, 0 हो जाएगा, दिस टर्म इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पर फाई इज इक्वल टू 0, दैट इज दिस इज द मिनिमम, वी कैन से दैट दिस इज द मिनिमम फ्लक्स वी हैव गॉट, दैट मीन्स मिनिमम फ्लक्स आपके पास कब आएगा, जब हमारा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तब हमारा मिनिमम फ्लक्स आता है। ऐसा क्यों, आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें तो काफ़ी नंबर ऑफ लाइंस इससे पास कर रही है। ओके, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी पोजीशन, सरफेस की पोजीशन हमने इसी तरह से रखी है कि उससे नंबर ऑफ लाइंस पास नहीं कर रही। वो कैसे जा रही है, वो बिल्कुल ही उसके पैरेलल, ऊपर नीचे से निकल रही है, पैरेलल जा रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उससे पास नहीं कर रही है। तो इस केस में फ्लक्स आपका, फ्लक्स इज इक्वल टू 0। अगर हम देखें कि सरफेस को कैसा रखा है, सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ पैरेलल रखा है, तभी आपका जो एन कैप है वो कैसा आ रहा है, वो परपेंडिकुलर आ रहा है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, मेकिंग द थीटा एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, जिसकी वजह से कॉस 90 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई वी हैव गॉट द मिनिमम फ्लक्स। तो ये दोनों अरेंजमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। सो नाउ वी हैव द फाइनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें थर्ड पॉइंट पे हमने क्या करा था, फाई
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा करा था। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एन कैप एंड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल होता है। यूनिट वेक्टर जो एन कैप है वो उसमें डी ए क्या हो जाएगा, वो कैसे खुलेगा, उसका फॉर्मूला इस तरह से होता है जो करवाया। तो नाउ इन सभी को अगर हम मिला ले तो यहाँ पर ये डॉट नहीं लगेगा, दिस इज जस्ट ई ए, क्योंकि हम कॉस थीटा लिख चुके हैं तो डॉट नहीं लगाना है। तो ये डॉट फॉर्म में होता है, दैट मीन्स इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट है। तो हमने ये फर्स्ट एंड सेकेंड केस किए जिसमें कि इसे पहले परपेंडिकुलर रखा, दूसरे केस में इसे पैरेलल रखोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जब थीटा एंगल 0 था तो आपका फाई जो है फ्लक्स मैक्सिमम आ रहा है, और जब आपका थीटा 90 डिग्री रखा है, यहाँ पर थीटा जब 90 डिग्री आ रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आ रहा है, तो इस केस में क्या है, फाई फ्लक्स क्या है आपका 0 है। दैट मीन्स हमें मिनिमम फ्लक्स मिलता है जब आपकी ई और एन जो है वो परपेंडिकुलर हो गए, राइट। मैक्सिमम कब मिलेगा, जब ई और एन आपके पैरेलल हो गए। नाउ दिस इज द केस जब हमारा जो थीटा एंगल है वो रैंडम है, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 नाइदर इक्वल टू 90, थीटा कैन बी एनी वैल्यू। तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी ऐसी है यहाँ पर, राइट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और आपने सरफेस को, जो आपका सरफेस है वो थोड़ा टिल्टेड है, ओके। टिल्टेड कैसा है कि वो एंगल उसका जो आपका यूनिट वेक्टर है, इस सरफेस का यूनिट वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बाहर को। तो हमने परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ कर दिया, राइट, परपेंडिकुलर हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया। सो दिस इज द एन कैप, दिस इज द यूनिट वेक्टर, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में एक एंगल आया, सो दिस इज द थीटा एंगल, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज द थीटा एंगल। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पोजीशन आपका जो एरिया है और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी पोजीशन इन सच अ वे है कि थीटा आपका सम अदर वैल्यू आ रहा है। उसके केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आपका जो फॉर्मूला रहता है ई ए कॉस थीटा, राइट, यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, ई ए कॉस थीटा, वो आप लगाओगे। थीटा की वैल्यू जो भी यहाँ पर गिवन होगी वो आप यहाँ पर पुट करोगे और वैल्यूज फाई की वैल्यू निकालोगे। सो दिस इज द बेसिक जनरल फॉर्मूला, राइट। सो अभी तक हमने क्या करा, समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मोर इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स मोर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वाई सो, बिकॉज वी हैव डन इट अर्लियर ऑल्सो कि आपका जो फाई हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा आपका फ्लक्स होगा। एंड नेक्स्ट इज बिगर एरिया मीन्स मोर फ्लक्स। यस, ये भी हमने करा है, दैट मीन्स फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि मोर नंबर ऑफ लाइंस एरिया से, किसी भी एरिया से, बड़े वाले एरिया से पास कर रही होगी। लास्ट में हमने रिजल्ट क्या करे थे, फ्लक्स मिनिमम कब होता है, दैट मीन्स मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा एंगल 0 डिग्री होता है, राइट। तो हमारा फ्लक्स कितना था, फ्लक्स हमारा मैक्सिमम था। नाउ फ्लक्स हमारा 0 कब होगा, व्हेन द फ्लक्स विल बी 0, जब हमारा थीटा कितना था, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री था। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने क्लियर कर दी हैं।